स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हिमालय पर्वत श्रेणी की महान हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मध्य हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर एक अनुदैर्ध्य श्रेणी है। ये लॉन्गिट्यूडनल इसकी रेंज है जिसको कि मध्य हिमालय कहा जाता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, लेकिन ये महान हिमालय की तरह लगातार फैली हुई श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में इसमें ब्रेक हुआ है और एक तरह से विच्छिन्न श्रेणी के रूप में है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी महान हिमालय की जहाँ 6100 मीटर की औसत ऊंचाई, वही ये लघु हिमालय के रूप में है, मतलब उससे कम ऊंचे हैं, और यहाँ ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई रह जाती है। इसका जो यदि हम देखें उत्पत्ति का काल, तो जैसे महान हिमालय है वो ओलिगोसीन काल में इसका जन्म हुआ था। महान हिमालय उत्तर वाला जो हिमालय है जो 33 से 23 मिलियन वर्ष पूर्व 33 जो भूसंरचना थी उसमें वलन पड़ने से सबसे पहले महान हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई थी, और उसके दक्षिण में महान हिमालय के बाद जो गर्त बना उसी में लगातार निक्षेप होता चला गया, और फिर उसके बाद मायोसीन काल में वापस दक्षिण से जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकी, और उसके संपीड़न और दबाव के कारण जो दूसरा वलन हुआ उसके कारण दूसरा जो मोड़ है वो मायोसीन काल में हुआ, जो कि 23 मिलियन वर्ष से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है, जबकि मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मध्य हिमालय जो है उसी को लघु हिमालय और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मध्य हिमालय इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऊपर इसके उत्तर में है महान हिमालय और दक्षिण में है शिवालिक हिमालय, और उसके बीच में है इसलिए मध्य हिमालय। लघु हिमालय इसलिए क्योंकि महान हिमालय की तुलना में इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई भी कम है और साथ ही इसकी रचना भी बाद में हुई है। अब यदि हम देखें तो महान हिमालय और जो मध्य हिमालय है इसके बीच में एक सीमांत दरार पाई जाती है। इस सीमांत दरार को मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT क्या है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की सीमांत दरार को मेन MCT के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मध्य हिमालय में जो श्रेणियां हैं 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं, जो कि पृथक पृथक श्रेणियां हैं, जिसमें कि पीर पंजाल सबसे, यदि हम मध्य हिमालय का पश्चिमी यदि हम इसका विस्तार देखें तो पीर पंजाल है, फिर उसके दक्षिण पूर्व में धौलाधर है, फिर उसके दक्षिण पूर्व में मसूरी है, फिर यदि हम पूर्व की तरफ नेपाल की तरफ जाते हैं तो नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी है, और आगे जाकर ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। बस इसकी जो चौड़ाई है आपस में जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। अब यहाँ पीर पंजाल श्रेणी के बारे में हम समझते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी क्या है। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर और थोड़ा इसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी है, इसमें ये विस्तृत श्रेणी है, जो कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, जिसकी की लंबाई है वो 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। 1400 से लेकर 4100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब यदि हम इसकी नॉर्थ की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी के जो उत्तर में है वो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी यदि आपसे पूछें कि किसके बीच में है तो पीर पंजाल और महान हिमालय, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है वो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर है, बुलर झील है, डल झील है। जो कश्मीर घाटी है वो एक तरह से अभिनतिक घाटी थी, जिसमें कि लगातार अवसादों का जमाव झेलम नदी के द्वारा साफ मिट्टी का जमाव होने से ये समतल भूमि में परिवर्तित होती चली गई। और इसके अलावा इसमें पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रे हैं, एक पीर पंजाल और एक बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है उससे सबसे लॉन्गेस्ट रेल टनल निकलती है, लार्जेस्ट रेल टनल निकलती है, और जो बनिहाल दर्रा है उसने कश्मीर को शेष भारत से जोड़ा है
और जम्मू श्रीनगर जो सड़क मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर निकलता है। बनिहाल दर्रे में ही जवार सुरंग है वो स्थित है। फिर इसके हम यदि बात करें कि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में झेलम झील है और दक्षिण में ब्यास नदी है, तो झेलम नदी है और दक्षिण में ब्यास नदी है। तो एक तरह से यदि आपसे पूछें कि झेलम और ब्यास नदी के बीच से कौन सी श्रेणी होकर निकलती है कश्मीर में, तो वो है पीर पंजाल श्रेणी। फिर इसके बाद हम इसके दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं तो धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश की श्रेणी है और इसके उत्तर में कुल्लू कांगड़ा घाटी है। जैसे कि पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर घाटी थी, ऐसी कुल्लू कांगड़ा जो घाटी है वो धौलाधर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो आपसे पूछ ले कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो किसके मध्य है, तो देखिए यहाँ महान हिमालय है और महान हिमालय के दक्षिण में है धौलाधर श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। तो मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी एवं महान हिमालय के बीच में है कुल्लू कांगड़ा घाटी। शिमला जो कि 2205 मीटर की ऊंचाई पर है, शिमला इसी श्रेणी पर अवस्थित है। और हनुमान जी का टिब्बा ये इसकी सबसे ऊंची एक तरह से चोटी है। यहाँ मैं पीर पंजाल में आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर देव टिब्बा और इंद्रासन ये दो चोटियां हैं और इधर धौलाधर में हनुमान जी का टिब्बा है वो सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम मसूरी श्रेणी जो कि धौलाधर का ही आगे का एक्सटेंशन है और ये उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में पड़ता है। मसूरी श्रेणी जो है ये कुमायूं रीजन में स्थित है। फिर इसी के यदि हम और पूर्व की तरफ चलते हैं तो नेपाल में मध्य हिमालय की जो श्रेणी है वो नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी है। महाभारत श्रेणी जो है वो एक तरह से मध्य हिमालय की नेपाल के अंतर्गत सबसे लंबी श्रेणी है और ये दक्षिणी नेपाल में स्थित है और इसके उत्तर में काठमांडू की घाटी है। तो इस तरह से काठमांडू घाटी जो है वो पूछा जाए किसके मध्य है, तो काठमांडू घाटी जो है वो महान हिमालय और महाभारत श्रेणी जो कि मध्य हिमालय की श्रेणी है और दक्षिणी नेपाल में स्थित है, उसके बीच में है काठमांडू की घाटी है। फिर इसके बाद हम और पूर्व की तरफ चलते हैं तो इधर सिक्किम है। सिक्किम में चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी जो है वो भी महान हिमालय और इधर मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। तो एक तरह से जो मध्य हिमालय है इसके बारे में हमें एक बात तो ये याद रखनी है कि मायोसीन काल में इसका उत्पत्ति हुई। दूसरी बात हमको एम्प्लीटी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसका ध्यान रखना है जो कि महान हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय से पृथक करता है। और तीसरी बात ये है जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें घाटियां स्थित हैं। घाटी क्या होता है, दो श्रेणियों के बीच का निम्न भाग होता है। जैसे कि ये लघु हिमालय है जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं और ये महान हिमालय है। इसके मध्य का ये जो हिस्सा है ये घाटी कहलाता है। तो एक तरह से महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में घाटियां हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है, चुम्बी घाटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। ये सभी घाटियां जो है वो लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य का निचला भाग है और दोनों के मध्य में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस शीतोष्ण जलवायु वाला जो प्रदेश है और गर्मियों में यहाँ पर ये जो जितने भी यहाँ के जो हिस्से हैं इनमें जो पीक्स हैं उनमें जो बर्फ है, जमी हुई बर्फ वो पिघलने लगती है और इसके जो दक्षिण ढाल है जो कि तीव्र है और उत्तरी ढाल जो है वो मंद है। तो इन श्रेणियों का जो उत्तरी ढाल है वो तो तिब्बत की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और दक्षिणी ढाल है वो भारत की तरफ है, वो तीव्र है और उस पर घास के मैदान जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो डेवलप हो जाते हैं और इनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक ये हिल स्टेशन है, यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि शिमला यहीं पर स्थित है, मनाली यहीं पर है, डलहौजी है, ये सब धौलाधर श्रेणी के इधर है। इधर मसूरी कुमायूं वाला जो रीजन है वहाँ 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई के हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा है, नैनीताल है, इधर विंडसर है, बहुत सारे ऐसे डलहौजी वगैरह ऐसे स्थान हैं जो कि हिल स्टेशन के रूप में बहुत फेमस है, उसके लिए जाना जाता है। इधर दार्जिलिंग भी यहाँ पर स्थित है जो कि वेस्ट बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र है, सिक्किम के भी पर्वतीय क्षेत्र इसमें स्थित है। तो ये एक तरह से कुछ हिल स्टेशन हैं
जो कि स्वास्थ्यवर्धक हैं, और वो भी हिमाचल जो हमारी मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है उसके लिए, हिल स्टेशन के लिए ये फेमस है। फिर हम दक्षिण की बात करें, अब तीसरी जो श्रेणी है समानांतर श्रेणी, पहली हमने महान हिमालय, दूसरी मध्य हिमालय और तीसरे नंबर पे आती है शिवालिक। शिवालिक को उप हिमालय और साथ ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि हम देखें तो ये एक तरह से सर्किल बनता है। सर्किल का आंतरिक वाला जो भाग है इसको मैं मिटा देती हूँ, तो ये आंतरिक हिमालय जिसको कि महान हिमालय, बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये बीच वाला जो हमने अभी पढ़ा मध्य हिमालय, फिर जिसको कि लघु हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं, और फिर उसके बाद है दक्षिण में सबसे लास्ट में है वो है उप हिमालय। उप हिमालय जो है वो उसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। उप हिमालय या शिवालिक जो है या बाह्य हिमालय है, ये एक तरह से देखा जाए तो महान हिमालय और मध्य हिमालय से जो नदियां हैं वो अपने साथ जितना भी तलछट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाई, उन सबका यहाँ एक कहा जाता है। पूर्व में यहाँ पर इंडो ब्रह्मा नदी बहा करती थी और इसमें लगातार निक्षेपों का जमाव होते रहने से यहाँ जो निक्षेप है उनमें बाद में संपिंडन और दबाव के कारण एक श्रेणी बन गई जिसको कि शिवालिक या उप या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में कोटवार बेसिन से लेकर और इधर कोसी नदी, जो बिहार में कोसी नदी बहती है, वहां तक तो ये लगातार है, लेकिन उसके बाद आगे जाकर ये लघु हिमालय में मर्ज हो जाते हैं। और इनके मध्य की ये जो लघु हिमालय और उप हिमालय के बीच का ये जो गैप है, ये कम होते होते 15 किलोमीटर रह जाता है। जहाँ पूर्व में ये कश्मीर के यहाँ 50 किलोमीटर है और इधर पूर्व में जाते जाते 15 किलोमीटर ही ये अंतर रह जाता है। यदि हम इसकी रचना की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण ऊपरी प्लायोसीन काल में हुआ। 5.3 मिलियन वर्ष से 2.8 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है एक तरह से हिमालय की। यदि हम तीनों श्रेणियों की बात करें तो सबसे बाद में निर्मित होने वाली जो श्रेणी है वो शिवालिक या उप हिमालय है। और इसमें ज्यादातर कंकड़, पत्थर, संपीड़नात्मक जो एक तरह से पेबल्स है, इन सबका इसमें निक्षेप सबसे ज्यादा है। फिर इसकी यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई की मैंने जैसे आपको बताया कि 50 किलोमीटर चौड़ाई सबसे ज्यादा इसकी कश्मीर और इधर पंजाब की तरफ है, कोटवार बेसिन के इधर, और पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 15 किलोमीटर रह जाती है। अब इसके बाद हम इसकी यदि हम तिस्ता और रायडाक नदी है, इसके मध्य तो ये लुप्त हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इधर गंगा और ब्रह्मपुत्र के ये जो निक्षेप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जितने भी अवसाद हैं वो उनके जमाव के कारण ये श्रेणी है वो लुप्त हो जाती है। और फिर रायडाक के बाद ये जो श्रेणी है वो विच्छिन्न रूप में पाई जाती है, जिसमें कि दार्जिलिंग या टाइगर हिल के रूप में तो ये पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी भाग है, जो सिक्किम से लगता हुआ पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर तो एक टाइगर हिल या दार्जिलिंग जो एक तरह की यहाँ पर हिल है वो पाई जाती है। फिर इसके बाद यदि हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी 4 श्रेणियां हैं। दाफला है, मिरी है, अबोर है और मिश्मी है। दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी ये यहाँ की जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश की, और उन्हीं के नाम के आधार पर इन श्रेणियों का नाम रखा गया है, दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी कि यदि आपसे पूछा जाए कि दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी की कौन सी श्रेणी से संबंधित है, तो ये शिवालिक श्रेणी, जिसको कि उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, उससे संबंधित है। फिर इसके बाद हम इसका ये जो शिवालिक है, इसी का यदि हम देखें तो हिमालय का यहाँ से टर्न होकर ये दक्षिण की तरफ इसका मुड़ जाती है ये, और इसमें महान हिमालय है वो आगे जाकर म्यांमार में अराकान योमा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ श्रेणियां हैं जो कि आगे जाकर
जैसे पटकोई बूम है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल है जिसकी सारामती सबसे ऊंची चोटी है, ये नागालैंड में स्थित है। फिर इसके बाद मणिपुर हिल है, फिर मिजो पहाड़ी जिसको लुशाई हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरह से दक्षिण पूर्वोत्तर पहाड़ियों के रूप में स्थित है। फिर इसके बाद आसाम में बरेल, जो कि मेघालय से लगती हुई एक श्रेणी है बरेल, ये बरेल जो है वो आसाम में स्थित है। तो ये जो है पूर्वोत्तर या पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, ये यहाँ पर दिहंग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गॉर्ज बनाती है और इस गॉर्ज के साथ ही यहाँ पर ये एक मोड़ बनता है और इस मोड़ के साथ ही ये नीचे दक्षिण की तरफ टर्न हो जाती है। इधर अराकान-युमा जो हिमालय की ही विस्तार है म्यांमार में, इसी का आगे दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जो विस्तार है वो अंडमान निकोबार के रूप में, द्वीप समूह के रूप में हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं उसमें ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये ग्रीन रंग से मैंने 3 पहाड़ियां बना रखी हैं। गारो खासी जो जयंतिया है ये इस तरह से पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, लेकिन इसका हिमालय से संबंध नहीं है। जियोलॉजिकली ये देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का अंश है, ये शिलोंग का पठार है, ऊंचा उठा हुआ भाग है और राजमहल गारो जो गैप है उससे बाद में ये छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है ये। तो इस तरह से शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। तो इसीलिए गारो खासी जयंतिया है वो पूर्वांचल की या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतर्गत तो है, बट इनकी जो उत्पत्ति है वो हिमालय से इसका संबंध नहीं है, भूगर्भिक रूप से ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी हुई है गारो खासी जयंतिया। इसके अलावा आसाम में भी मिकिर और रेंगमा, इधर ये आपको नॉर्थ में तो मिकिर दिख रहा है और इधर साउथ में है रेंगमा, ये 2 श्रेणियां हैं, ये भी शिलोंग के पठार का ही पार्ट है। तो इस तरह से जो 5 श्रेणियां हैं जिसमें कि गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये पांचों के पांचों जो हिल्स हैं ये किससे संबंधित है? शिलोंग के पठार से। और शिलोंग का पठार जो है वो फाइनली किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, क्योंकि राजमहल गारो गैप जिसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, ये मालदा गैप जो है इससे ये बाद में फाइनली ये छोटा नागपुर के पठार से जो ये का ही अंश है और बीच में ये राजमहल गारो गैप है, उसके कारण ये इससे अलग हो गया है। तो इस तरह से, और यदि हम नॉर्थ ईस्ट की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो सारामती है जो कि नागा हिल या नाग पहाड़ पर स्थित है, सारामती चोटी जो है इसकी एक तरह से पूर्वोत्तर पहाड़ियों की या पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी में माना जाता है। थैंक यू बच्चों।